क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे। रोहित, कुणाल और सार्थक 3 पार्टनर हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि फर्म डिसॉल्व होगी। हमें एंट्रीज पास करनी है जब सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी गई है। तो फर्स्ट पॉइंट में कहा है कुणाल जो पार्टनर है एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। उसकी वाइफ ने फर्म को लोन दिया होगा और कुणाल ने कहा है कि वो लोन मैं पे कर दूंगा। तो क्योंकि कुणाल ने लायबिलिटी पे करने के लिए एग्री करा है तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा और अपोजिट साइड में लायबिलिटी पे हो रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और कुणाल की कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा यानी क्रेडिट कर दिया जाएगा। 6,000 being wife's loan paid by partner Kunal. Next point, total creditors of the firm were 40,000. Creditors amounting 10,000 were given furniture of 8,000 in full settlement. जो 10,000 के क्रेडिटर्स थे उन्होंने फर्नीचर ले लिया फुल सेटलमेंट में, यानी उन्होंने फर्नीचर 8,000 का था लेकिन उन्होंने फुल सेटलमेंट में ले लिया, यानी वो ये मान लिया कि वो फर्नीचर 10 का है, यानी 10,000 के क्रेडिटर्स अब आपसे और पैसा नहीं मांगेंगे क्योंकि बदले में उन्होंने फर्नीचर ले लिया है। तो जब कोई क्रेडिटर हमसे एसेट ले जाता है तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं होती। क्यों एंट्री नहीं होती है? क्योंकि हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। हमारे पास से एसेट जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट होगा, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ, अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तो ये जो 2,000 का डिफरेंस रह गया है इसकी एंट्री हम करते, ये 2,000 रुपये हमें क्रेडिटर्स को पे करनी पड़ते और हम एंट्री करते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिलहाल हमने पूरा सेटलमेंट हो गया है तो 40,000 में से 10,000 के क्रेडिटर्स का सेटलमेंट हो गया। बाकी 30,000 के क्रेडिटर्स के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा है इसके बाद तो हमने पे कर देंगे क्योंकि लायबिलिटी सबकी पे करनी पड़ती है, लेकिन आगे लिखा है, नहीं भी लिखा है तब भी पे करना है। उसने लिखा है आगे क्वेश्चन में कि रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बाकी क्रेडिटर्स को आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया 10%, यानी उन्होंने 10% पैसा मुझसे कम लिया। तो हम एंट्री करेंगे, क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट की जगह रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक आएगा। अब लास्ट ईयर तक जब डिस्काउंट होता था तो हम जिधर बैंक होता था उसके साथ डिस्काउंट भी लिखते थे, लेकिन इस चैप्टर में हमारे पास डिस्काउंट वगैरह के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने जहाँ एंट्री समझाई थी वहाँ क्लियरली बताया था जितनी अमाउंट हम पे कर रहे हैं, चाहे कम कर रहे हो चाहे ज्यादा पे कर रहे हो, उतनी अमाउंट हमें इस एंट्री में लिख देनी है। कोई डिस्काउंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। तो 30,000 के थे जो बचे थे उसमें 10% कम करके यानी कितना 27,000 हमने पे किया कर दिया। अब कई बच्चे कहते हैं सर 3,000 तो हमने कहीं दिखाया ही नहीं। बिल्कुल दिखाया। जब आप अभी रियलाइजेशन की बात करेंगे तो अभी हमने रियलाइजेशन का लेजर नहीं पढ़ा है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो आपने शुरू में ही क्रेडिटर्स को बाय में ट्रांसफर कर दिया होगा रियलाइजेशन के 30,000 रियलाइजेशन के। अब आपने पे करा है तो टू बैंक आ गया है 27,000। तो आप देखेंगे जो 3,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है तो जब हम रियलाइजेशन को बैलेंस करेंगे और पार्टनर्स में बांटेंगे तो वो 3,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, जिसके लिए हमें कोई अलग अकाउंट की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई अलग अकाउंट खोलेंगे भी तो भी उसे रियलाइजेशन की डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो उसका कोई यूज क्या। अगर हम यहाँ पे टू डिस्काउंट लिख भी दें तो अगली एंट्री फिर डिस्काउंट टू रियलाइजेशन होगी, तो इसलिए हम पहले से ही रियलाइजेशन को कम करके लिखते हैं। अगर ज्यादा पे कर रहे हैं तो ज्यादा अमाउंट लिखते हैं, कम पे कर रहे हैं तो कम। नेक्स्ट, रोहित हैड गिवन अ लोन टू द फर्म। रोहित कौन है? पार्टनर है। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है 70,000 जो हमें पे करना है। वैसे तो ये भी हमारी लायबिलिटी है, लेकिन ये एक स्पेशल लायबिलिटी है क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है और ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होती है। तो जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हुई है तो रोहित का लोन जो है वो एज इट इज अकाउंट में अवेलेबल है। तो जब इसे पे करेंगे तो इसकी एंट्री नॉर्मल ही होगी
रोहित्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है 70,000 बीइंग रोहित्स लोन पेड। मैं फिर समझा देता हूं कि ये पहले पार्ट में जब वाइफ का लोन था तो रियलाइजेशन लिखा था, और थर्ड पार्ट में जब पार्टनर का लोन है तो हमने रोहित लोन लिखा है, क्योंकि हमारा सेक्शन 48 कहता है कि आउटसाइडर्स को पहले पे करना है, वाइफ जो है वो आउटसाइडर है, और पार्टनर को आउटसाइडर्स की पेमेंट के बाद पे करना है। इस वजह से आउटसाइडर्स का लोन तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाता है और रियलाइजेशन के थ्रू पे किया जाता है, और जो पार्टनर हैं उनका लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, उनकी पेमेंट डायरेक्टली होती है, क्योंकि अगर पैसा कम पड़े तो ऐसे में कम पैसा भी हो सकता है दिया जाए, लेकिन आउटसाइडर्स को कभी कम पेमेंट नहीं मिलेगी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। जितना आपका सिलेबस है उसके हिसाब से पेमेंट कब कम मिलेगी, जब सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसकी बात आपको करनी ही नहीं है। फोर्थ पार्ट, अ मशीन विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी अनरिकॉर्डेड मशीन है, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाज टेकन ओवर बाय कुणाल एट 3000 वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज 5000। यानी हमें लगता था कि उसके 5000 मिलेंगे, लेकिन कुणाल जो कि पार्टनर है वो ले गया 3000 में। तो कितने मिलेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, पार्टनर कितने में लेकर गया वो अमाउंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल को कम करेंगे, कुणाल का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और एसेट जा रहा है तो एसेट के नाम की जगह रियलाइजेशन आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगी जितने में वो लेके जा रहा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का कोई रोल नहीं रहता। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, फर्म के पास डेबिट बैलेंस है 15,000 का P&L अकाउंट में। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस, यानी एसेट में होगा। लॉसेस है तो वो पार्टनर में बढ़ जाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रोहित का कैपिटल अकाउंट, सार्थक का कैपिटल अकाउंट और कुणाल का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 में क्या चीज बांट रहे हैं, P&L अकाउंट। ये रियलाइजेशन नहीं आएगा, ये एसेट नहीं होता है, फिक्टिशियस एसेट होता है जिसे हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है वो उसी नाम से जाना जाएगा, उसी नाम से एंट्री में आएगा, और जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा उसकी जगह रियलाइजेशन। क्या रेशियो है नहीं दे रखी है तो इक्वल विथ 5000 5000 5000। ये एंट्री आपके लिए नई नहीं है। बीइंग P&L written off, being P&L written off। छोटी सी नरेशन लिखा करो, लेकिन कुछ भी नहीं। आज मैं होमवर्क चेक कर रहा था तो कुछ बच्चों ने नरेशन में कुछ भी लिख दिया है, तो नरेशन देखी जरूर जाती है, तब कम से कम कुछ तो मीनिंग बने ना। फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, सार्थक जो कि पार्टनर है उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे अपने घर से, ठीक है, which was to get remuneration of 15,000 for completing the resolution and was responsible to bear all the expenses of resolution। किस बियर कौन कर रहा है, पार्टनर, और पे किसने करा, पार्टनर ने। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की तो कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि बियर और बॉर्न बाय पार्टनर है, लेकिन ये जो रिम्यूनरेशन देनी है 15,000 की सार्थक को, इसकी हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक्स कैपिटल अकाउंट 15,000 being remuneration given to partner। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में कोई मतलब नहीं क्योंकि वो बियर भी पार्टनर कर रहा है और पे भी पार्टनर को करना है।